पर्यावरण से संबंधित 100 ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उनका गहन विश्लेषण करेंगे जिससे आपके लगभग 300 से लेकर 400 तक के प्रश्न कवर हो जाएं। पहला प्रश्न लेते हैं, यह IAS की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? यानी ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करती हैं। देखिए पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता नहीं है, लेता है। दूसरा शोषण, श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। सभी जीव जंतु जो श्वसन क्रिया करते हैं सांस लेने की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यह आंसर सही हो जाएगा श्वसन। तीसरा है जैव पदार्थों का अपक्षय। देखिए जैव पदार्थों का जो अपक्षय होता है, पौधों जंतुओं का जो मृत भाग होता है उसका जो अपघटनकर्ता के द्वारा जो अपक्षय किया जाता है वो कार्बनिक भाग को तोड़ देते हैं। अपघटनकर्ता कार्बनिक भाग को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम में तोड़ देते हैं। यहां एक प्रश्न और उठता है, ये अपघटनकर्ता कौन कौन से होते हैं? ये बहुत पूछा जाता है। देखिए कवक और जीवाणु अपघटनकर्ता का कार्य करते हैं। इनको प्रकृति का मेहतर कहा जाता है क्योंकि पौधों जंतुओं के मृत भाग का अपघटन करके पृथ्वी को साफ रखते हैं। इसके बेंजर्स कहलाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण ये गलत हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है, ये लेता है। बाकी जो तीन ऑप्शन है श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। तो आंसर 2, 3, 4 सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं इसी से मिलता जुलता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? पेड़ पौधों का कार्य नहीं है पूछ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। दूसरा है सौर का अवशोषण। निश्चित तौर पर यह भी सत्य है क्योंकि पेड़ पौधों के द्वारा सौर का अवशोषण कर लिया जाता है। तीसरा है वायु का प्रदूषण। देखिए ये कथन अपोजिट हो गया है। पेड़ पौधों के द्वारा प्रदूषण नहीं किया जाता है। पेड़ पौधों के द्वारा तो वायुमंडल को साफ रखा जाता है, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। अगला ऑप्शन है ऑक्सीजन की विमुक्ति। देखिए आ गया है। देखिए यहां पर प्रकाश संश्लेषण को ध्यान रखिए। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और इस क्रिया के दौरान पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें पूछ रहा कौन सा कार्य पौधों का नहीं है? तो आंसर 3 हो जाएगा। वायु का प्रदूषण करना पौधों का कार्य नहीं है। एक प्रश्न और लेते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति जैसे पेड़ पौधे हैं यदि समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? कौन सी गैस की कमी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? देखिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यदि पेड़ पौधे सभी नष्ट हो जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी और इस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन छोड़ी जाती है तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? देखिए यहां नहीं पूछ रहा है, वहां पूछा था कौन बढ़ाता है और यहां पूछ रहा है कौन नहीं बढ़ाता है। प्रश्न को उल्टा कर दिया गया है, इसलिए मैंने इसको लिया है ताकि आप इस तरीके के प्रश्न को भी समझ सकें। ऑप्शन दे रहा है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। कौन सा नहीं जोड़ता है? तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, छोड़ी नहीं जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं। ये कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन कह रहा है सतत विकास मानव विकास के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर यह कथन सत्य है। देखिए सतत विकास मानव समाज को, मानव सभ्यता को बचाने की अवधारणा है। जो वातावरण में जहर घुलता जा रहा है उस जहर को खत्म करना है, सतत विकास करना है, ऐसा विकास करना है कि मनुष्य का जीवन भी बचा रहे, इसके साथ साथ विकास भी होता रहे। कारण क्या दे रहा है? सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। देखिए कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है।
तो आंसर ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। देखिए सतत विकास मतलब क्या है, भविष्य की जरूरतें भी पूरी करनी है। देखिए हमारा एकाधिकार नहीं है, जो प्राकृतिक संसाधन है कि उनको हम नष्ट कर दें, भावी पीढ़ी भी उन पर अधिकार रखती है। आप उनको नष्ट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बचा के रखना है, उनका भी अधिकार है। वो सतत विकास इसी अवधारणा की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न लेते हैं, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। देखिए इसमें अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल हमें करना है, लेकिन उस हिसाब से करना है कि भविष्य की जो पीढ़ी आएगी उसके लिए भी बचे रहें। तो अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। अर्थात आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। भविष्य की पीढ़ी हमको कोसे ना, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का सीमित इस्तेमाल करना है, मतलब भर का, जरूरत भर का इस्तेमाल करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। अगला प्रश्न लेते हैं, सतत विकास के लिए आवश्यक है। देखिए जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है, प्रदूषण का नियंत्रण ये भी आवश्यक है, और निर्धनता को हटाना देखिए ये भी आवश्यक है। तीनों कथन सत्य हो जा रहे हैं, तीनों ही आवश्यक हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखिए विद्युत उत्पादन की बात कर रहा है, इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, कोयला, कोयले से प्रदूषण होता है, खनिज तेल व गैस, इससे भी प्रदूषण होता है, जल विद्युत, देखिए ये बेस्ट है, जल विद्युत से प्रदूषण नहीं होता है। जल विद्युत को विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं था? देखिए 20वीं सदी के अंत में जो चर्चा के विषय बने थे उसमें कौन सा महत्वपूर्ण नहीं था? देखिए इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधनों का जो दुरुपयोग किया जाने लगा था, अपव्यय किया जाने लगा था, तो उस पर चर्चा की गई। अगला ऑप्शन है पर्यावरण प्रदूषण, इस पर भी गंभीर चर्चा की गई क्योंकि धरती को बचाना था। तीसरा राजनीति एवं विकास, देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर ये हमारा यही है। वो पूछा कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, तो यही महत्वपूर्ण नहीं है, राजनीति और विकास। तो पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा उस पर चर्चा की गई, राजनीति पर नहीं। अगला ऑप्शन है जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, बांधों का निर्माण, इससे जो विस्थापन की समस्या पैदा हुई और पुनर्वास की जो समस्या पैदा हुई उस पर भी गंभीर चर्चा की गई। अगला प्रश्न लेते हैं, कथन कारण वाला है। कथन कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। देखिए कथन सत्य है, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु के हिसाब से उगती है, तो बताती है वो जलवायु कैसी है। कारण कह रहा है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। देखिए एक कारण भी सही हो जाएगा और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं तो पर्यावरण का सूचकांक है। यदि जलवायु आर्द्र नहीं होगी तो जल प्रिय पौधे नष्ट हो जाएंगे। तो यह साबित करता है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। तो कथन कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं, कथन और कारण वाला है। कथन क्या कह रहा है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण क्या कह रहा है, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। देखिए कथन कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो नगरीकरण बढ़ेगा, औद्योगिकीकरण बढ़ेगा, आवास के क्षेत्र बढ़ेंगे, तो वन क्षेत्र को कम किया जाएगा, वनों को काटा जाएगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सत्य है, वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मक संबंध होता है। तो कथन कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण हानिकारक है, संतुलित विकास के लिए हानिकारक है। अगला ऑप्शन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, बिल्कुल सत्य है, यह भी हानिकारक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए हानिकारक है। तो इस तीनों आंसर सही हो जाएंगे। नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण कुल मिलाकर पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वनों को काटने का परिणाम होता है। वनों को काटने का परिणाम पूछ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, वर्षा और नमी में वृद्धि। देखिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, वनों को काटने से वर्षा में और नमी में कमी आएगी, क्योंकि वन वर्षा को प्रेरित करते हैं।
अगला ऑप्शन है मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वनों को काटने से मिट्टी का क्षरण होता है और अनियंत्रित बाढ़ हो जाती है, क्योंकि वन बाढ़ को नियंत्रित करते हैं और मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, उष्णता में कमी। देखिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, वनों को काटने से उष्णता में वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें आंसर 1 और 3 गलत हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जैव विविधता दिवस 22 मई, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। ये महत्वपूर्ण दिवस लिए गए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए ये 1986 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को छाता अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। उन भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है, अर्थात पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद, उनके लिए इको मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है वन नीति। वन नीति पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ये भी सत्य है। तीसरा औद्योगिक नीति, ये भी सत्य है। चौथा शिक्षा नीति, ये भी सत्य है। ये चारों के चारों पॉइंट ऐसे हैं जो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अर्थात नीरी कहां पर स्थित है? देखिए नागपुर में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, कुछ मुख्यालय हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला है यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। दूसरा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। तीसरा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। अगला प्रश्न लेते हैं, वायु क्या है? देखिए वायु एक मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न लेते हैं, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? देखिए नाइट्रोजन का है। 78% नाइट्रोजन वातावरण में पाई जाती है, सर्वाधिक है। अगला प्रश्न लेते हैं, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है उसको वायुमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र में? देखिए सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? देखिए रियो में आयोजित किया गया था। ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था 1992 में। यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। अगला प्रश्न लेते हैं, देखिए आईएएस की परीक्षा पूछा गया प्रश्न है, एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है 2002 के जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई, ये कथन गलत हो गया है। यहाँ 2002 नहीं है, 1992 प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया था। एजेंडा 21 क्या है? 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे 21वीं सदी के लिए, इसलिए इसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? देखिए इसका आंसर है सामुद्रिक। सामुद्रिक जो इकोसिस्टम है वो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस सामुद्रिक विश्व का विशालतम इकोसिस्टम है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा स्थायी सामुद्रिक इकोसिस्टम होता है। देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? टॉन्सले ने प्रयोग किया था। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंध को इकोसिस्टम कहा जाता है। जीव और वातावरण आपस में जो क्रिया करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। इसमें जैविक अजैविक दोनों घटक आते हैं। ये जैविक अजैविक घटक पारस्परिक क्रिया करके एक किसी विशेष क्षेत्र में इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है? देखो ऑप्शन में क्या है? गेहूं का खेत। देखिए गेहूं का खेत मानव निर्मित होता है। इसी प्रकार आम का बाग भी मानव निर्मित होता है। घास का स्थल, देखिए घास का स्थल प्राकृतिक होता है, ये नेचुरल है। एक्वेरियम मानव निर्मित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घास का स्थल प्राकृतिक पारितंत्र है। इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए प्राकृतिक जो होते हैं, घास का मैदान, वन, झील, समुद्र, ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं। और मानव निर्मित कौन से होते हैं? खेत, धान का खेत,
या आम का बाग। इसी प्रकार के जो पारितंत्र होते हैं वो कृत्रिम पारितंत्र होते हैं, मानव निर्मित पारितंत्र होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए आईएएस की परीक्षा पूछा गया प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन पूछ रहा है। क्या है आंसर? जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? वनोन्मूलन, बाढ़ या मरुस्थल? इसका आंसर हो जाएगा वनों का उन्मूलन। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए वनों का काटा जाना ही प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। अगला प्रश्न लेते हैं, खास श्रृंखला क्या होती है? किसी इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है उसे ही खास श्रृंखला, फूड चेन कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? देखिए उत्पादक घटक की बात करेगा तो इसका आंसर हरे पौधे होंगे। हरे पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वही भोजन बनाते हैं। हरे पौधे प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधों को ही उत्पादक कहा जाता है। देखिए हरे पौधे जो होते हैं, उत्पादक जो होते हैं, वो जैविक और अजैविक घटकों के बीच बिचौलिए का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या कह रहा है? स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। ये कथन सत्य है, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और वो भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है? द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है। जो हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं, वो परपोषी होते हैं, तो उनको हम द्वितीय उत्पादकता कहते हैं। तो दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, तो गलत हो गया है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है, पर्वत नहीं, तो कथन गलत है। दूसरा कह रहा है अजैविक अवयव जीवाणु, जीवाणु तो जैविक है, अजैविक नहीं है। तीसरा हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए एक कथन सत्य हो जाएगा, हरे पौधे ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला कह रहा वर्षा ग्लोबल वार्मिंग, ये भी कथन गलत हो जाएगा। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें कथन 3 सत्य हो जाएगा, बाकी तीनों असत्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए सूर्य है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा से ही हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, पर्यावरण का शत्रु किसे माना जाता है? देखिए यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है, क्योंकि जहां उगता है इसमें जल संचय की क्षमता बहुत होती है, तो जहां उगता है वहां का जल स्तर नीचे चला जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, तो कथन गलत हो जाएगा। पारिस्थितिकी के अवयव जो होते हैं, जैविक अजैविक अवयव होते हैं, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जब भी तो इकोसिस्टम का निर्माण होता है, तो ये कथन गलत हो जा रहा है। कारण क्या कह रहा है? मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये कथन सत्य है। निश्चित तौर पर मानव क्रियाओं से ही प्रदूषण फैल रहा है, तो वातावरण प्रभावित हो रहा है, तो कथन ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, जैव विविधता का क्या अर्थ है? देखिए एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु ये जैव विविधता का निर्माण करते हैं। यहाँ पर पादप और जंतु दोनों आ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को भी जैव विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? देखिए प्राकृतिक वास का विनाश जैव विविधता के ह्रास के लिए प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न लेते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? देखिए शांत घाटी, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, केरल की शांत घाटी में, साइलेंट वैली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं? देखिए 2 प्रमुख हॉटस्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न लेते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता, देखिए पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, देखिए आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है, जैव विविधता के संकट के कारण क्या हैं? पहला है वैश्विक तापन,
बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए जिम्मेदार है। आवास का विखंडन ये मुख्य कारण होता है। तीसरा, विदेशी जाति का संक्रमण, यह भी कारण एक है। चौथा, शाकाहार को प्रोत्साहन, देखिए ये नहीं है, ये गलत हो जाता है। शाकाहार को प्रोत्साहन से जैव विविधता पर किसी प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं होता है। तो पहले 3 कथन सत्य हो जाएंगे, चौथा कथन असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? देखिए, विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और जंतुओं की जो सूची होती है वो रेड डाटा बुक में बनाई जाती है। ये IUCN द्वारा बनाई गई है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, पौधे और जंतु दोनों की सूची है। अगला प्रश्न लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी है? जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना विकसित की थी। अगला प्रश्न लेते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक कौन सी है? देखिए, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जल वाष्प है, ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सर्वाधिक तीव्रता वाली है? देखिए, मीथेन हो जाएगा आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा मीथेन गैस की तीव्रता अधिक है। अगला प्रश्न लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, देखिए मीथेन है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है। ये मीथेन कोयले की खदान से भी उत्सर्जित होती है और घरेलू पशु वातावरण से भी उत्सर्जित होती है। इसके साथ साथ आर्द्र भूमि में भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से है। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में हुआ था 1997 में और 2005 से यह प्रभावी हो गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है? देखिए, ओजोन क्षरण से संबंधित है। ओजोन क्षरण को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल समझौता, यह 1987 में हुआ था। देखिए, ओजोन गैस की हमारे वायुमंडल में एक लेयर है लगभग 15 से 30 किलोमीटर की रेंज में, जो समताप मंडल है वहां पर इसका संकेंद्रण ज्यादा है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, समताप मंडल में इसका संकेंद्रण ज्यादा है। तो वहां पर जो ओजोन की परत है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो अत्यधिक हानिकारक होती हैं, कैंसर कारक होती हैं। ओजोन परत उनसे हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र कहां पर पाया गया है? देखिए, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र पाया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रमुख रूप से ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है, जो रेफ्रिजरेटर और एसी में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का संकेंद्रण किस मंडल में है? देखिए, समताप मंडल में ओजोन परत का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, कथन कराने वाला प्रश्न है। कथन क्या कह रहा है? ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। कारण क्या कह रहा है? ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। देखिए, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, तो जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा सूर्य, जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। देखिए, जिनसे लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहती है वो नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, और जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते उनको अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम जो जीवाश्म ईंधन है वो एक बार इस्तेमाल के बाद पुनः इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, वो सीमित भंडार है उनका। एक बार यदि नष्ट हो जाएंगे तो वो खत्म ऊर्जा, तो वो अनवीकरणीय है। जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय या पनबिजली ये नवीकरणीय स्रोत हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? देखिए, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य की ऊर्जा है। सौर ऊर्जा सबसे बड़ा स्रोत है वैकल्पिक ऊर्जा। अगला प्रश्न लेते हैं, जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग किस ऊर्जा का होता है? जैविक मात्रा में पूछ रहा है। देखिए, सौर ऊर्जा का होता है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा होता है। पौधे, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, किस ईंधन को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है? देखिए, सौर ऊर्जा को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? देखिए, जट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं,
निम्न में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक उत्पन्न करता है? देखिए हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में कार्बन आधारित वाहनों को हाइड्रोजन आधारित वाहनों में बदलने की योजना है, क्योंकि हाइड्रोजन कम प्रदूषण करती है। कार्बन से अधिक प्रदूषण होता है, हाइड्रोजन से कम प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? देखिए सिक्किम है जैविक खेती पर आधारित, सिक्किम। अगला प्रश्न लेते हैं, मोटर वाहनों से निकलने वाली मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी है? देखिए मोटर वाहनों से मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं से भी निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक हानिकारक गैस होती है। देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 से 300 गुना अधिक उसमें पावर होती है हीमोग्लोबिन से जुड़ने की। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है, ये दम घोट देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। अगर 50% से अधिक बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो इससे हमारी सांस अवरुद्ध हो जाती है, दम घुटने लगता है। इसी कारण से इसको दम घोटू गैस कहा जाता है और अंत में मौत तक हो सकती है। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा पौधा वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? देखिए लाइकेन जो होता है वो जैविक सूचक का कार्य करता है, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, क्योंकि लाइकेन प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। नगरों के नजदीक ये उग ही नहीं पाते हैं क्योंकि ये वायु प्रदूषण के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। लाइकेन पेड़ों की छाल पर उगते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? देखिए सीएनजी का प्रमुख घटक मीथेन गैस है। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न लेते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक क्या है? ब्यूटेन प्रमुख घटक है एलपीजी का। अगला प्रश्न लेते हैं, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी? देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस। एसिड रेन का क्या मतलब होता है? देखिए वर्षा में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको एसिड रेन कहा जाता है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बना देते हैं, जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं और एसिड रेन का निर्माण करते हैं। एसिड रेन प्रमुख रूप से स्कैंडिनेवियाई देशों में तथा खाड़ी देशों में होती है और प्रमुख रूप से कनाडा और नार्वे एसिड रेन से प्रमुख रूप से प्रभावित देश हैं। भारत में फिलहाल अम्ल वर्षा की समस्या विकराल नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं, बीओडी एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है, किसके लिए? जलीय वातावरण के लिए है। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जल में ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है। देखिए जब प्रदूषण बढ़ता है विशेषकर सीवेज से, कार्बनिक और अकार्बनिक जो अपशिष्ट होता है वो अपघटित होने के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, इसलिए जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो बीओडी क्या है? ऑक्सीजन की माप ही मापता है, अर्थात ऑक्सीजन जितनी कम हो जाएगी उसकी डिमांड ऑक्सीजन की उतनी ही बढ़ जाएगी। यदि बीओडी बढ़ा हुआ है इसका मतलब उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी हुई है, तो ये साबित करता है कि जल प्रदूषण की समस्या गंभीर है। अगला प्रश्न लेते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? देखिए आर्सेनिक है। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सी नदी प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? देखिए दामोदर नदी है, दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती? देखिए प्लास्टिक जो होती है वो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। देखिए पॉलीथीन जो होती है वो एथिलीन का पॉलीमर होती है, ये इस प्रकार आपस में जुड़ जाते हैं जो जीवाणु के द्वारा नष्ट नहीं हो पाते हैं। आई होप पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे इसी तरीके की अन्य वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद दोस्तों।